गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 9 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड, हिंदी में होगा आंतरिक व्यापार। इस लेसन में अभी तक हम लोगों ने जहाँ तक का पार्ट कवर कर लिया है, इसको एक बार हम शॉर्टली देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है इंटरनल ट्रेड का मीनिंग क्या होता है। तो इंटरनल ट्रेड यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरनल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द नेशन एंड पेमेंट इन द ट्रेड ऑफ दिस मेड नेशनल करेंसी। मतलब यहाँ पे इंटरनल ट्रेड या आंतरिक व्यापार वो व्यापार होता है जो किसी भी देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के इंटरनल एरियाज़ में किया जाता है, और यहाँ पे जो करेंसी रिसीव होगी वो करेंसी भी हमारे नेशनल एरियाज़ की ही होगी। मतलब जिस जगह पे आप अपना बिजनेस कर रहे हो वहीं की जो लोकल करेंसीज रहती है वही करेंसी हमें यहाँ पे रिसीव होगी इंटरनल ट्रेड में। तो यही हमारा होता है इंटरनल ट्रेड। यहाँ पे इंटरनल ट्रेड के मीनिंग के बाद में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और फीचर्स देखे थे कि इंटरनल ट्रेड होता क्या, इसकी क्या विशेषताएँ होती है। साथ ही साथ में हम लोगों ने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल ट्रेड, इसका क्या महत्व है, इंटरनल ट्रेड की क्या हमें उपयोगिता है या क्या महत्व है, जिसके हमें यहाँ पे दिए हुए थे 6 पॉइंट्स। और 6 पॉइंट्स में से मैंने आपको कहा है कि इन्हीं 4 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से लर्न करने। ना हम लोगों ने देखा था इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड के डिफरेंसेस। इंटरनल ट्रेड क्या होता है ये हम लोगों को पता है, और एक्सटर्नल ट्रेड इन द सेंस ऑफ जहाँ पे दो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग कंट्रीज़ में जो बिज़नेस किया जाता है, जो डील की जाती है, चाहे वो परचेज़ की हो चाहे सेल की हो, वो कहलाएगी एक्सटर्नल ट्रेड। तो यहाँ पे इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड के हम लोगों ने 10 पॉइंट देखे। 10 में से कोई भी 6 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, इसके कितने प्रकार होते हैं या कितने भागों में हम लोग इसे वर्गीकृत कर सकते हैं इंटरनल ट्रेड को, आंतरिक व्यापार को। तो यहाँ पे इंटरनल ट्रेड का हम लोगों ने चार्ट देखा है, जिस चार्ट में हमें दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम के बेसिस पर क्या है इंटरनल ट्रेड, और सेकंड नंबर पे दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्र के आधार पर क्या है इंटरनल ट्रेड। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम और ऑन द बेसिस ऑफ एरिया में दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है वॉल्यूम में होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का मीनिंग होगा थोक व्यापार और रिटेल ट्रेड का होगा खिरची व्यापार। नेक्स्ट दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, उसमें दिया हुआ लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड। यहाँ पर इस पूरे चार्ट को हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे होलसेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है, मतलब जहाँ पे भी किसी भी गुड्स को, किसी भी प्रोडक्ट को जब मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बल्क में परचेज़ किया जाता है और रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ में जब वो गुड प्रोवाइड करवाया जाता है तो वो कहलाता है होलसेल ट्रेड। यहाँ पे होलसेल ट्रेड का मीनिंग देखने के बाद में हम लोगों ने होलसेल ट्रेड को पूरा डिटेल में पढ़ा है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी हम लोगों ने, जिसके 13-14 पॉइंट हमें दिए हुए हैं। इसमें से 7 से 8 पॉइंट आप लोगों को लर्न करने। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे फंक्शन ऑफ होलसेल ट्रेड, इसके क्या कार्य होते हैं। तो फंक्शन ऑफ होलसेल ट्रेड में हमको यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग फंक्शंस दिए हुए, इसके कार्य दिए हुए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ होलसेल ट्रेड, इसका क्या महत्व होता है, थोक व्यापारी का क्या महत्व है। तो होलसेल ट्रेडर का हम लोगों ने मीनिंग के बाद में इसकी इंपॉर्टेंस देखी, जिसके हमें यहाँ पे 12-13 पॉइंट दिए, उसमें से 8 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से करना है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था इसेंशियल ऑफ होलसेलर ट्रेड, हम लोगों ने कैसे सक्सेस कर सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस ऑफ होलसेलर, मतलब इनके थोक व्यापारी के सक्सेस होने के, उनके सफल होने के क्या कारण है, किस तरह से वो सक्सेस होते हैं। तो ये उनके सक्सेस पॉइंट भी हम लोगों ने देखे। उसके बाद में हम लोगों ने देखी होलसेलर की सर्विसेज। तो सर्विसेज जो रहती है वो अलग अलग तरह से रहती है। सबसे पहले रहती है सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर। नाउ सेकंड नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा सर्विसेज टू रिटेलर। अब यहाँ पे इसके पॉइंट देखने के बाद में सर्विसेज टू कस्टमर। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे पूरे इसके पॉइंट्स पढ़े। इसके बाद हम लोगों ने जो पॉइंट देखा था वो था एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ होलसेलर, इसके क्या लाभ है, क्या उपयोगिताएं हैं। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसके देखे थे डिसएडवांटेजेस, इसकी क्या हानियाँ होती हैं या फिर क्या दोष होते हैं। आगे हम लोगों ने देखा आर्ग्यूमेंट इन फेवर और एलिमिनेशन, मतलब होलसेलर को बिजनेस में किस तरह से सक्सेस होना चाहिए। तो उसके कुछ फेवर में है, कुछ उसके सपोर्ट में है, और कुछ लोग एलिमिनेट करने के लिए मतलब उन्हें उनके अपोज में है। तो यहाँ पर हमने इसके ये पॉइंट भी देखे और आर्ग्यूमेंट और एलिमिनेशन के। हम लोगों ने नेक्स्ट नंबर पे देखा था रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड को हिंदी में कहा जाता है खिरची व्यापार या फिर खुदरा व्यापार। तो खिरची व्यापार यहाँ पे हमें एक बार बता देती हूँ फिर से। द वर्ड ऑफ रिटेलर इज डिवाइडेड इनटू फ्रेंच लैंग्वेज, री मीन्स अगेन एंड टेलर मीन्स टू कट इनटू पीसेस, मतलब ऐसा व्यापार जो कहीं से भी डायरेक्ट
अपने सामान को, अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को होलसेलर से इकट्ठा खरीदते हैं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसे छोटी छोटी मात्रा में बेचते हैं। मतलब कहीं से खरीद के ला रहे हैं इकट्ठा थोक में, और थोक में खरीद के लाने के बाद में अपने कस्टमर्स को, अपने रिटेलर, अपने उपभोक्ताओं को छोटी छोटी मात्रा में वो चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट और नीड्स के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करें, तो वो यहाँ पे कहलाते हैं रिटेलर ट्रेड। यहाँ पे रिटेलर ट्रेड का हम लोगों ने पूरा थ्योरी में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, तो एक बार हम देख लेते हैं। इसके हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, फीचर्स, आगे हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स देखे, इसके क्या कार्य होते हैं, फिर हम लोगों ने देखे इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ रिटेलर्स, यूटिलिटी मतलब इसकी क्या उपयोगिता है, ये भी हम लोगों ने देखा। रिटेलर्स की एडवांटेजेस हम लोगों ने देखे या मेरिट्स देखे, उसके लाभ देखे हम लोगों ने। लाभ देखने के बाद में हम लोगों ने इसके डीमेरिट्स भी देखे कि इनकी क्या हानि और क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या प्रॉफिट है। उसके बाद हम लोगों ने कि सर्विसेज टू रिटेलर, तो रिटेलर्स की किन किन लोगों के लिए सर्विसेज रहती है, किन किन लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमने लोगों ने देखा रिटेलर टू होलसेलर, होलसेलर से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, कस्टमर और सोसाइटी को टूवर्ड्स प्रोड्यूसर, मतलब ये डायरेक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, उनसे भी डायरेक्ट अपनी डीलिंग करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट एरियाज़ की उनकी ये सारी सर्विसेज देखी है। अब आगे हम लोगों ने जो नेक्स्ट पॉइंट देखा था वो था एसेंशियल्स ऑफ द सक्सेस ऑफ अ रिटेलर। रिटेलर को सक्सेस होने के लिए क्या ज़रूरी बातें हैं, किस तरह से रिटेलर अपने बिजनेस को सक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके 13 से 14 पॉइंट हम लोग देखे, आपको 8 पॉइंट इसके भी लर्न करना है। आगे दिया हुआ है कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिटेलर ट्रेड, किन कारणों से रिटेलर ट्रेड बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते, फेल हो जाते, मतलब इनके असफल होने के क्या कारण हैं। जिस तरह से इनके सक्सेस होने के कुछ रीज़न रहते कि किस तरह से सक्सेस हो सकते किन ट्रिक को फॉलो करके, उसी तरह से किन कारणों से ये बिज़नेस में अनसक्सेस हो जाते या फेल हो जाते, उसकी भी हम लोगों ने थ्योरी देखी थी। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसकी पूरी देखी, फिर लिमिटेशंस देखी हम लोगों ने। लिमिटेशंस में भी हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स देखे, 7 पॉइंट, इसमें से 5 पॉइंट आप लोगों को करना है। नाउ हम लोगों ने देखा होलसेल ट्रेड और रिटेलर ट्रेड में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, होलसेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड क्या होता है। तो इसके 12 पॉइंट है, इन 12 में से कोई 8 पॉइंट आप लोगों को अच्छी से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। अब हम लोगों ने इसके बाद में देखा था टाइप्स ऑफ रिटेलर, रिटेलर्स कितने प्रकार के होते, तो इसको हमने एक चार्ट के थ्रू समझा था, जिसमें था विदाउट शॉप और एक था फिक्स्ड शॉप। मतलब रिटेलर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक वो रिटेलर जो बिना शॉप ओपन करे अपने माल को बेचते हैं, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट को पूरा करते कस्टमर की, तो वो विदाउट शॉप वाले आ जाएंगे। और एक रहेगा डिपेंड रहेगा फिक्स्ड शॉप। फिक्स्ड शॉप वो मतलब जो सच में दुकानें ओपन करके बैठे और वहाँ पे कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब विदाउट शॉप में यहाँ पे 4 कैटेगरीज है, उसमें सबसे पहले दिया हुआ हॉकर्स एंड पेडलर्स, चिपजैक्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स और फिर मार्केट ट्रेड। ये हम लोगों ने पूरा डिटेल में चार्ट पढ़ा है। और फिक्स्ड शॉप में एक है स्मॉल स्केल पर और एक है लार्ज स्केल पर। स्मॉल स्केल पर हम लोगों ने देखा है, स्मॉल स्केल पर है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर शॉप, सेकंड शॉप, स्पेसिफिक शॉप, सिंगल लाइन स्टोर, जनरल स्टोर शॉप्स। फिर आगे दिया हुआ लार्ज स्केल पर लार्ज स्केल रिटेलर्स दिए हुए, डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल शॉप्स और रिटेलर चेन स्टोर्स, मेल ऑर्डर बिजनेस, फ्रेंचाइजीज, कंज्यूमर्स टू कोऑपरेटिव स्टोर, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स, सुपर बाजार, हायर परचेज सिस्टम, वन प्राइस शॉप्स, गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप और फिर आगे मॉडर्न सिस्टम। इस हिसाब से हम लोगों ने इस पूरे चार्ट को भी यहाँ पे पढ़ा है। इस चार्ट को आप लोग पूरा डिटेल में, जो वीडियोस हैं प्रीवियस वीडियोस जो है 2 दिन पुरानी, उन वीडियोस के थ्रू आप इस चार्ट को पूरा एक्सप्लेनेशन उस चार्ट का आप समझ सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने इस पूरे चार्ट को डिटेल में पढ़ा है स्टेप बाय स्टेप। आगे अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स को भी हम लोगों ने यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया था, जिसमें फर्स्ट था परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, जिसको ब्रैकेट में दिया हुआ था ऑफिसर, यानी जो वहाँ पे हायर पोस्ट पे वर्क करेगा, और फिर अकाउंट मैनेजर और फिर ऑफिस मैनेजर। यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर में इतने कैटेगरीज में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। परचेस मैनेजर परचेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए वर्क करेगा, सेल्स मैनेजर सेल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, अकाउंट्स मैनेजर अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखेगा, ऑफिस मैनेजर ऑफिस का पूरा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा देखेगा, और साथ ही साथ में इन सब के ऊपर जो एक कंट्रोलिंग किया जाता है वो पर्सनल मैनेजर यानी ऑफिसर के थ्रू इन सब के ऊपर कमांड की जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने डिपार्टमेंटल स्टोर को भी यहाँ पे चार्ट के थ्रू समझा था। इस चार्ट को देखने के बाद में हम लोगों ने इन सारी पॉइंट्स को क्लियर करा था अलग अलग। फिर हम लोगों ने देखा था चेन स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर के डिफरेंसेस। तो चेन स्टोर डिपार्टमेंटल स्टोर को आप लोगों को खुद से करना है। ट्रेड मार्किंग हम लोग देख चुके हैं,
ये पूरा मेल ऑर्डर बिजनेस, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियो से अपने इस चीज़ को समझ सकते हो। चेंबर ऑफ कॉमर्स भी हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग हमारे वीडियो को जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है प्रोफार्मा ऑफ इनवाइस। प्रोफार्मा ऑफ इनवाइस क्या होता है? इनवाइस का वैसे आप सभी को मीनिंग पता है कि इनवॉइस इन द सेंस बिल। आगे दिया हुआ है मेन डॉक्यूमेंट यूज इन इंटरनल ट्रेड। जो एक मेन डॉक्यूमेंट, मुख्य जो एक लेख होता है, प्रलेख होता है, जो इंटरनल ट्रेड में वापरा जाता है या यूज़ किया जाता है, वो क्या होता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोफार्मा इनवाइस। प्रोफार्मा इनवाइस सबसे पहले दिया हुआ है इसका मीनिंग। आगे दिया हुआ है सेटलमेंट सेंड बाय अ सेलर टू कस्टमर विच कंटेन्स डिटेल्स इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइस, क्वालिटी, ट्रेड, साइज, वेट एंड अदर डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इज नो एज प्रोफार्मा इनवाइस। इनवॉइस को हम लोग अपनी सिंपल लैंग्वेज में बिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बिल क्या होता है कि जब भी हम किसी भी शॉप से, किसी भी शॉपकीपर से जब हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करते, किसी भी गुड को हम परचेज़ करते, तो उस गुड्स की टोटल इन्फॉर्मेशन उस बिल के अंदर मेंशन की जाती है। तो यही काउंट होती है प्रोफार्मा इनवाइस में। प्रोफार्मा इनवाइस में हमारी ये सारी चीज़ें काउंट होगी। उन सभी चीज़ों में हमारे पास में उस गुड का या उस प्रोडक्ट का प्राइस लिखा हुआ रहता है, क्वालिटी रहती है, ग्रेड और साइज़ लिखा रहता है, वेट लिखा रहता है और अदर डिटेल्स जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें, अगर डिस्काउंट आया है, हमने कुछ कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट लिया है, तो वो सारा उस बिल में मेंशन किया जाता है। तो उस बिल को ही हम लोग प्रोफार्मा इनवाइस कहते हैं। अब यहाँ पे वाई प्रिपेयर्ड सेकंड नंबर पे दिया हुआ है। मीनिंग के बाद में वाई प्रिपेयर्ड, ये क्यों बनाया जाता है? तो प्रोफार्मा इनवाइस जो रहता है ये कस्टमर को इसलिए दिया जाता है ताकि किसी भी तरह की अगर प्रोडक्ट में या गुड्स में अगर किसी तरह की कुछ मिस्टेक रहती है, या अगर हमें अमाउंट से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न है, या हमें अगर वो प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना है, तो एज अ बिल के प्रूफ के साथ में हम उस चीज़ के लिए अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी हमारी क्वेरी है या प्रॉब्लम है वो शॉपकीपर से डायरेक्ट कंसल्ट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये प्रोफार्मा इनवाइस बनाया जाता है, जिसे हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बिल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है यूज़ ऑफ प्रोफार्मा इनवाइस। इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है? तो इसके यूज़ करने का फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है वाई द गुड्स आर सेंट। क्यों दिया है हमने गुड्स? वाई आर द गुड्स सेंड टू द कंसाइनी इन द सेंस, यहाँ पे एजेंट के थ्रू अगर हमने माल सेंड किया है तो वो चीज़ इसमें मेंशन हो जाएगी। वैन द सेलर इंटरेस्टेड टू रिसीव पेमेंट इन एडवांस, अगर हमने सपोज उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ एडवांस अमाउंट पे कर दिया है तो वह एडवांस अमाउंट भी इस बिल में मेंशन कर दी जाती है। आगे दिया हुआ है वैन द गुड्स आर टू बी सेंड टू अदर कंट्री, अगर हमने अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को किसी अदर कंट्री में सेंड किया है तो वहाँ पर इन सारी कंडीशंस के लिए एक डॉक्यूमेंट बेस पर या एक प्रूफ के बेस पर ये बिल का यूज़ किया जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रोफार्मा इनवाइस या फिर बिल रेडी किया जाता है। अब यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ प्रोफार्मा इनवाइस दिया हुआ है। फॉर्मेट दिया हुआ है प्रोफार्मा इनवाइस का कि क्या होता है बिल का एक फॉर्मेट। तो बिल के फॉर्मेट के लिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है प्रोफार्मा इनवाइस। फ़ोन नंबर, जिस भी शॉप पे हम हमारा मतलब काम कर रहे हैं हम, उस शॉप का फ़ोन नंबर मेंशन रहेगा, डेट जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया है। अब यहाँ पे आनंद कंप्यूटर के नाम से जो लिखा हुआ है तो यहाँ पर उस शॉप का नाम आ जाएगा जो शॉप आपकी है, पर्टिकुलर जिस चीज़ की भी है। एड्रेस आ जाएगा, कस्टमर नेम अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो वो। अब सीरियल नंबर, अगर आपने एक से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज़ करे हैं तो वो सीरियल नंबर में 1 2 3 4 काउंट हो जाएगा। पर्टिकुलर में सारी उस प्रोडक्ट की डिटेल्स आएगी। पर्टिकुलर इन द सेंस विवरण होता है जिसे हिंदी में कहा जाएगा, और ये पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में मेंशन किया जाता है या इस पर्टिकुलर के कॉलम में वो चीज़ें लिखी जाती है कि उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। आपने अलग अलग टाइप की अगर वैरायटी परचेज़ करी है, अलग अलग तरह की वैरायटी परचेज़ करी है तो वो सारी वैरायटी इसमें काउंट हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मेट देखा कि किस तरह से इनवॉइस या बिल रेडी किया जाता है, उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, क्वांटिटी, रेट और फिर फाइनल अमाउंट, जितना कंसेशन करने के बाद वो चीज़ फाइनल हुई है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे रहता है टोटल सेल्स वैल्यू बिफोर एडिंग वेट और जीएसटी। वेट और जीएसटी का प्रोविज़न रहता है कि उसके पहले उसकी क्या कॉस्टिंग थी और जीएसटी लगाने के बाद में कितने परसेंटेज से उसकी वैल्यू बढ़ी, मतलब कितने टैक्स हमने पे किए हैं। और फिर यहाँ पर आती है टोटल सेल प्राइस विथ वेट और जीएसटी, मतलब बिना वेट के, विदाउट टैक्स कितने का था और आफ्टर टैक्स उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग कितने की हुई, तो वो टोटल कॉस्टिंग में या टोटल ग्रेड में, ग्रैंड टोटल में यहाँ पे मेंशन किया जाता है। आगे यहाँ पे दिया हुआ रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस। ये बहुत से बिल में मेंशन रहती हैं
कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी चीज़ को पीस को रिटर्न करना है, किसी प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, तो उसका टाइम मेंशन रहता है कि इस टाइम में ही आप रिटर्न कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप बिल नहीं दिखाते हो तो माल रिटर्न नहीं होता है, प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर रहते हैं। वारंटी विल बी गिवन बाय प्रिंसिपल कंपनी, अगर वारंटी दी गई है तो उसके लिए कंपनी की तरफ से, प्रोडक्शन की तरफ से, प्रोडक्ट की तरफ से, जो ब्रांड आप वापर रहे हो उसकी तरफ से रहेगा पूरा तरह का वारंटी। आगे रहता हुआ गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, मतलब एक बार बेचा हुआ माल वापस से रिटर्न नहीं होगा। रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट प्रायर नोटिस, मतलब किसी भी तरह का अगर चेंजेस का कोई मैसेज रहता है तो वो बिना नोटिस के कंफर्मेशन नहीं होगा। ऑल डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू डेली जस्टिफिकेशंस ओनली, मतलब अगर किसी भी तरह की कुछ भी प्रोडक्ट में अगर कुछ मिस्टेक रहती है तो उस प्रोडक्ट की किसी भी तरह की कंप्लेंट या सब कुछ करने के लिए जो एक न्याय क्षेत्र रहेगा वो उस जगह का, उस बिल का मेंशन रहता है। यहाँ के लिए हमें दिल्ली दिया हुआ है तो यहाँ पे रहेगा। और ऑथराइज्ड सिग्नेचर, मतलब जिसने भी ये हमें बिल फाइनल बना के दिया उसकी सिग्नेचर रहेगी। तो इस तरह से ये इनवॉइस रेडी किया जाता है। ना हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट नंबर पे इनवॉइस। इनवॉइस होता क्या है, तो यहाँ पर इनवॉइस का मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। प्रीवियस में हम लोगों ने जो देखा स्टार्टिंग में वो था यहाँ पे प्रोफार्मा इनवॉइस। प्रोफार्मा इनवॉइस यानी प्रोफार्मा इनवॉइस होता क्या है, तो बिल का हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा कि बिल में क्या क्या चीज़ें रहती है। अब हम लोग यहाँ पे इनवॉइस का मीनिंग पढ़ रहे हैं कि बिल एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट सेंड बाय द सेलर टू द बायर, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो सेलर की थ्रू बायर को दिया जाता है, मतलब बेचने विक्रेता की तरफ से क्रेता को दिया जाता है अगर हिंदी में हम समझे तो। इन द केस ऑफ क्रेडिट परचेज कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ गुड्स बॉट बाय हिम और इज कॉल्ड इनवॉइस, मतलब ऐसा माल, ऐसा प्रोडक्ट जो सेलर की तरफ से बायर को सेंड किया गया है। इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज, अगर उधार खरीदे की कंडीशन में अगर ये बिल दिया गया है तो उसमें कंटेनिंग ऑफ गुड्स बॉट बाय हिम कॉल्ड इनवॉइस, मतलब उसने जो भी माल खरीदा है उस खरीदे हुए माल की पूरी इन्फॉर्मेशन उस बिल में मेंशन की जाती है, लिखी जाती है, और इसे ही हम इनवॉइस कहते हैं, जिसे हम लोग बिल के नाम से भी जानते हैं। अब आगे दिया हुआ है कंटेंट ऑफ इनवॉइस, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है। तो सबसे पहले दिया नेम एंड एड्रेस, एड्रेस ऑफ सेलर, नेम एंड एड्रेस ऑफ बायर, प्रेफरेंस ऑफ ऑर्डर नंबर एंड डेट, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर फॉर्मेट में पढ़ा। फिर सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस। इन चारों पॉइंट्स को हम लोग एक बार फॉर्मेट के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ इनवॉइस में रहेगा ये सेलर का नाम हो गया जो दे रहा है, जिसने प्रोडक्ट को बेचा है, और यहाँ पे कस्टमर नेम हो गया तो ये बायर का नेम हो गया। डेट का जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है नेम एंड एड्रेस के बाद में दिया हुआ सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस, तो सीरियल नंबर यहाँ पर दिया हुआ रहता है। सीरियल नंबर यानी वो जितना आपने जो चीज़ें परचेज़ करी तो वो सीरियल नंबर में आ जाएगी। किस दिन आपने अपना ट्रांजेक्शन किया है तो उसकी डेट मेंशन हो जाएगी। इस तरह से प्रेफरेंस ऑफ ऑर्डर नंबर एंड डेट, यहाँ पे ऑर्डर की पूरी डिटेल आ जाएगी। आगे हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन, तो पर्टिकुलर में वो सारी चीज़ें आ जाएगी कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट बेचा है, क्या क्या माल सामान बेचा है, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी पर्टिकुलर में। आगे दिया हुआ है प्राइस पर यूनिट एंड टोटल अमाउंट। प्राइस पर यूनिट कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी और उसका सिंगल अमाउंट कितने का है। सपोज हमने अगर 10 रुपये के हिसाब से किसी चीज़ को खरीदा और 10 क्वांटिटी में खरीदा तो 10 × 10, तो एक्चुअल अमाउंट जाएगा 100 में। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी। फिर आगे दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट एंड एसेंशियल चार्जेस। अगर हमने किसी तरह का डिस्काउंट पेड किया है तो वो डिस्काउंट पेड अगर किया है तो वो नीचे के करेक्ट ट्रांजेक्शन में मेंशन हो जाएगा। आगे दिया हुआ टोटल अमाउंट पेबल। टोटल अमाउंट पेबल जो हम ग्रैंड अमाउंट यहाँ पे हम पे कर रहे हैं, टोटल अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है टोटल अमाउंट पेबल के बाद में टर्म्स ऑफ पेमेंट। टर्म्स ऑफ पेमेंट यानी मोड किस तरह से रहेगा, आपका अमाउंट का जो टर्म रहेगा, पेमेंट करने का जो ट्रांजेक्शन रहेगी, टर्म्स रहेंगी वो किस तरह से रहेंगी। आप कैश देना चाहते हैं, आप 50% क्रेडिट 50% कैश करना चाहते हैं, आप पूरा चेक के थ्रू अमाउंट देना चाहते हैं तो वो टर्म्स ऑफ पेमेंट में काउंट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डेट ऑफ डिस्पैच। ये जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है वो किस तरह से, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी किस वे से आप तक पहुंचेगा। आप खुद कैरी करके ले जाओगे या फिर किसी व्हीकल के थ्रू आपके घर पे होम डिलीवरी होगी तो, और डिस्पैच का टाइम इमीडिएट डिस्पैच होगा, नेक्स्ट डे डिस्पैच होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती है। एरर ऑन मिशन एक्सटेंडेड E&OE, मतलब यहाँ पे अगर किसी भी तरह की चीज़ों को अगर हमें अवॉइड करना है या किसी तरह की और भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें अगर चेंजेस करना है तो वो सारे यहाँ पे लिखा हुआ रहता है।
थर्ड नंबर पे इसका पॉइंट दिया हुआ है कॉपीज, इसमें दिया हुआ है इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड टिपिकली 1 कॉपी इज़ फॉर बायर एंड 1 फॉर द अकाउंट सेक्शन ऑन द कॉपी ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड। मतलब यहाँ पे जो भी हम बिल देते हैं तो आपने हमेशा बिल में देखा होगा कि बिल के नीचे हमेशा एक बिल में हमेशा एक आपका कार्बन कॉपी लगा रहता है। तो कार्बन कॉपी से ये रहता है कि एक्चुअल जो बिल बना है वो एक्चुअल बिल तो आ जाता है बायर के पास में, यानी जिसने भी प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, जिसने भी गुड्स परचेज़ किया है, तो बायर के पास में एक्चुअल बिल आता है। और सेकंड नंबर का जो कार्बन कॉपी रहता है, इन द सेंस जो फोटो कॉपी हुआ है सेम उसका जो कॉपी हुआ है वो कॉपी उस बिल में, उस रसीद कट्टे में हमारे रिकॉर्ड के लिए हम लोग अपने ऑफिस डिपार्टमेंट में या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रखते हैं। आगे दिया हुआ यूटिलिटी एंड इनवॉइस इज सेड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोथ फॉर सेलर एंड बायर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स। मतलब इसकी यूटिलिटी यानी इसकी क्या उपयोगिता होती है, तो ये बायर और सेलर दोनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आगे दिया हुआ है इट इंटीमेट्स द बायर रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ गुड्स बॉट एंड अमाउंट बी पेड। यहाँ पे ये इंटीमेट करता है, ये बताता है बिल की बायर ने किस तरह का माल परचेज़ किया और उसकी अमाउंट किस तरह से उसने पे करी है। आगे दिया हुआ है इट सर्व्स टू बी प्रूफ टू गुड्स बॉट बाय कस्टमर एंड ही कैन शो द अमाउंट पेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये इस चीज़ का एक प्रूफ रहता है कि सामने वाले कस्टमर ने माल ख़रीदा है और ख़रीदने के बाद में उसने अमाउंट का ट्रांजेक्शन किस तरह से करा है, फुल पेड है, 50% है, 70% है, उसकी डिटेल भी उस बिल में मेंशन की जाती है, जो कि हमें अकाउंट्स के लिए हेल्प करती हैं। आगे दिया हुआ है इसमें इट्स इनेबल द बायर एंड डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस टू बी चार्ज एंड प्रॉफिट टू बी अर्न। मतलब इस बायर इसके थ्रू सेलिंग प्राइस को पता कर सकता है और अगर उसे कुछ प्रॉफिट अर्न हो रहा है, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट अगर उसे उस अमाउंट के थ्रू मिल सकता है तो वो उसमें मेंशन कर दिया जाता है। आगे दिया हुआ है इट हेल्प्स द बायर टू लोकेट एरर्स कमिटीज़ इन प्रिपेयरिंग द इनवॉइस। ये किसी भी तरह की बायर को लोकल अगर प्रॉब्लम आती है तो उसके थ्रू वो अपनी हेल्प ले सकता है, बिल के थ्रू उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इट हेल्प्स द सेलर टू नो द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बायर। और सेलर को इस बिल के थ्रू ये नॉलेज होता है, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बायर की तरफ से अगर कोई अमाउंट ड्यू है तो वो उस बिल के थ्रू से पता लग जाती है। तो इस तरह से इसकी ये यूटिलिटी है। अब यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंसेस बिटवीन इनवॉइस एंड प्रोफार्मा इनवॉइस। इनवॉइस में और प्रोफार्मा इनवॉइस में यहाँ पे डिफरेंसेस दिए हुए 5 पॉइंट है। दोनों ही चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से रेड किया, डिटेल में पढ़ा है, तो इसके 5 में से कोई भी 3 पॉइंट आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना। अब आगे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस का यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ इनवॉइस। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है टिन नंबर। आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेम सेलर का नेम हो जाएगा, उसका एड्रेस हो जाएगा, ये पूरी सेलर की डिटेल हो गई। आगे यहाँ पे उसका शॉप का एड्रेस हो गया। इनवॉइस नंबर, बिल नंबर क्या है 1 2 3 4 XYZ, जो भी बिल नंबर रहता है वो मेंशन हो जाएगा। सेकंड नंबर पे यहाँ पे दी हुई है ट्रांजेक्शन डेट और कस्टमर नेम। आगे सारी इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। आगे आपकी GST या उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो सब चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी फॉर्मेट ऑफ इनवॉइस सेम ही है, नाम और हेडिंग चेंज कर दी है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, तो डेबिट नोट के बारे में हम लोग जानते हैं। आगे दिया हुआ है व्हेन वन पार्टी सेंड अ नोट टू अनादर पार्टी इंटीमेट दैट हिज अकाउंट इज़ डेबिटेड इन द सेंडर बुक, सच नोट इज़ कॉल्ड डेबिट नोट। मतलब यहाँ पर हमें ये डिटेल दे रहा है कि डेबिट नोट क्या होता है। तो डेबिट नोट ये इंटीमेट करता है, ये जानकारी देता है कि बायर की तरफ से और सेलर की तरफ से जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है सेंडर को, मतलब देने वाले को कितनी अमाउंट पे करी गई है, उस अमाउंट की इन्फॉर्मेशन या उस पेबल अमाउंट की इन्फॉर्मेशन ये हमें इस डेबिट नोट के थ्रू पता चलती है। और ये हमें अकाउंट में पूरी डिटेल हमें सेंड करनी होती है। आगे दिया हुआ है कॉन्टेक्ट टू डेबिट नोट, कंटेंट्स टू डेबिट नोट, इसके क्या क्या कंटेंट होते तो यहाँ पे दिया था कंटेंट्स डेबिट नोट। सबसे पहले नंबर दिया हुआ है सीरियल नंबर। डेबिट नोट में सबसे पहले दिया जाता है सीरियल नंबर। और सेकंड नंबर पे होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर, उसका नेम और एड्रेस होता है सेंडर का, मतलब बायर का जिसको ये डेबिट नोट भेजा गया है। डेट ऑफ इशू, ये किस दिन इशू करा गया है वो डेट आ जाती है। फिर आगे दिया हुआ है नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर,
ये सेलर की इन्फॉर्मेशन रहती है कि किसने ये रिसीव करा है। व्हेन अ डेबिट नोट इज सेंड, कब ने डेबिट नोट सेंड किया जाता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है अनचार्ज्ड एनी आइटम ऑफ इनवॉइस बाय मिस्टेक, अगर किसी भी तरह की बायर की तरफ से अगर किसी भी तरह की अनचार्ज्ड चीज़ें रिसीव कर ली गई है बाय मिस्टेक तो उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। व्हेन सम आइटम हैज़ बिन डिस्पैच्ड बट नॉट अमाउंट इज चार्ज, कभी किसी कंडीशन में अगर हमने अमाउंट तो मतलब अमाउंट पे नहीं हुई है लेकिन गलती से कुछ चीज़ें हमने डिस्पैच कर दी हैं। आगे दिया हुआ है व्हेन क्वांटिटी ऑफ वन और मोर आइटम डिस्पैच, मतलब जब क्वांटिटी एक ही हो और उससे ज़्यादा चीज़ें अगर हमने डिस्पैच कर दी हों। व्हेन द बायर हैज़ नॉट रिटर्न द कंटेनर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न, जब बायर जो भी बायर है वो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है और गलती से अगर उसके पास में चीज़ डिलीवर्ड हो गई है। व्हेन अ बायर में सेंड डेबिट नोट टू द सेलर इन द फॉलोइंग केसेस, किन कंडीशन में बायर को देता है, तो ओवरचार्ज की कंडीशन में, रिटर्न द गुड्स, रिटर्न की कंडीशन में, गुड्स रिटर्न करने की कंडीशन में भी ये सेलर को दिया जाता है बायर की तरफ से। आगे दिया हुआ है अलाउंसेस टू बायर फॉर डिफेक्टिव और डैमेज गुड, अगर किसी तरह का डैमेज गुड आ गया है, डिफेक्टिव गुड आ गया है, मिस्टेक वाला पीस आ गया है, तो उस कंडीशन में भी डेबिट नोट क्रिएट किया जाता है। अब आगे दिया हुआ है फॉर्मेट ऑफ डेबिट नोट। डेबिट नोट का फॉर्मेट क्या होता है तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है डेबिट ऑफ फॉर्मेट नोट, फॉर्मेट ऑफ डेबिट नोट, तो इसमें दिया हुआ है एड्रेस ऑफ द फर्म, सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे फर्म का, मतलब सेलर का। डेट ऑफ इशू, किस दिन ये दिया जा रहा है और उसका नंबर क्या है, कौन से नंबर का ये डेबिट नोट है, 1 2 3 4 जो भी नंबर है वो मेंशन कर दिया जाता है। अब यहाँ पे लिखा जाएगा, हेडिंग डली जाएगी पहले डेबिट नोट। आगे दिया हुआ है अगेन सप्लायर्स नेम, सप्लायर्स नेम इन्हें किसने ये सेंड किया है। आगे दिया हुआ है गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी, हमने जो गुड रिटर्न किया है उसकी, मतलब जिस दिन हमने गुड्स सामने वाले को डिलीवर्ड करा था और वो अब हमें रिटर्न करवाना है, उसकी अमाउंट कितनी थी, उसका चालान नंबर क्या था, डिटेल ऑफ गुड्स रिटर्न, उस गुड्स को क्या कारण है, किन कंडीशन में आने के कारण हम उस गुड को रिटर्न करने जा रहे हैं, उसके रुपए आएंगे, और सिग्नेचर ऑफ मैनेजर विथ डेट, मतलब यहाँ पे जिस भी व्यक्ति ने ये डेबिट नोट इशू करा है वो व्यक्ति के मैनेजर के सिग्नेचर आ जाएंगे विथ डेट कि किस दिन इशू किया जा रहा है। आगे दिया हुआ है क्रेडिट नोट, तो क्रेडिट नोट जस्ट इसके अपोजिट होगा। क्रेडिट नोट्स रेफर्स टू नोट सेंड बाय द पार्टी टू अनादर इमेजिनेशन हिज अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द सेंडर्स बुक, मतलब अगर किसी भी तरह की उधार की सिचुएशन में अगर किसी भी तरह की उधार की सिचुएशन रहती है तो उस क्रेडिट की कंडीशन में ये क्रेडिट नोट रेडी किया जाता है, सेंडर्स की बुक में ये डिटेल रहती है। आगे दिया हुआ है कंटेंट ऑफ क्रेडिट नोट, इसके क्या क्या कंटेंट रहते हैं, तो यहाँ पे वही रहेगा सेम, सीरियल नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर, डेट ऑफ इशू, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर यानी बायर। सेम इसी की तरह पे डेबिट नोट की तरह ही क्रेडिट नोट भी प्रिपेयर किया जाता है। अभी कब प्रिपेयर किया जाता है, व्हेन क्रेडिट नोट इज सेंड, कब हमें क्रेडिट नोट प्रिपेयर करना पड़ता है, तो क्रेडिट नोट की यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, ओवर चार्ज इन द इनवॉइस बाय मिस्टेक, अगर हमने अमाउंट बाय मिस्टेक ज़्यादा बता दी है इनवॉइस में यानी बिल में। आगे लिखा हुआ है व्हेन द गुड्स डिस्पैच एट शॉर्ट ऑफ द गुड्स मेंशन्ड इन द इनवॉइस, मतलब हमने जितना इनवॉइस रेडी किया है उस इनवॉइस से हमने कम का माल जब सामने वाली पार्टी को सेंड किया है। आगे दिया हुआ है व्हेन द बायर रिटर्न सम गुड्स बिकॉज बीइंग डिफेक्टिव और डैमेज, मतलब किसी कंडीशन में अगर बायर यानी खरीदने वाला व्यक्ति जो है, परचेसर जो है, बायर जो है, वो अगर किसी कंडीशन में अगर गुड्स को रिटर्न करना चाहता है तो भी हमें ये क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है। आगे दिया हुआ है व्हेन द बायर इज़ प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द डिफेक्टिव और डैमेज गुड्स अ प्राइस लोअर व्हेन द प्राइस चार्ज इन द फॉलोइंग इनवॉइस, मतलब जब किसी सिचुएशन में हमने यहाँ पे डिफेक्टिव पीस को, डैमेज पीस को एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसकी अमाउंट कम नहीं कर रहा है, डिफेक्टिव पीस होने के बावजूद उसकी सेम कॉस्टिंग करी है जितनी फ्रेश गुड की करी है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर हमारा क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाएगा। आगे हमको दिया हुआ है अनचार्ज्ड बायर इनवॉइस व्हेन सेलर इज़ अंडरचार्ज अमाउंट की कंडीशन में भी हमें यहाँ पर इनवॉइस ये क्रेडिट नोट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसकी बहुत सारी सिचुएशन रहती है, कंडीशन रहती है, इसके पॉइंट्स आप लोग एक बार रीड कर लेना। यहाँ पर क्रेडिट नोट का फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस तरह से क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे सेम है डेबिट नोट की तरह, एड्रेस ऑफ द फर्म, नंबर ऑफ क्रेडिट नोट 1 2 3 4 जो भी है, डेट ऑफ इशू ये किस दिन प्रिपेयर किया जा रहा है, और क्रेडिट नोट की इन्फॉर्मेशन रहेगी, सप्लायर्स का नेम रहेगा, गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी, अमाउंट, चालान नंबर, डिटेल ऑफ गुड रिटर्न,
और सारी कंडीशन रहेगी। लॉरी रिसिप्ट जिसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रक ट्रॉली से रिलेटेड जो रहती है उसे लॉरी रिसिप्ट बोला जाएगा, और यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LR। अब यहाँ पे लॉरी रिसिप्ट का हमको मीनिंग दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है द रिसिप्ट्स विच इज़ इशूड बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनी टू द कंसाइनर ऑफ गुड्स टू बी कैरी और लॉरी फॉर द प्लेस of distribution as a delivery same as per instruction of the consigner is known as lorry receipt। मतलब ये लॉरी रिसिप्ट को ब्रैकेट में ही दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट रहती है। मतलब जब भी सेलर अपने प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर डिस्पैच करने के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सामान को पहुंचाने के लिए जब ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेता है, मतलब किसी व्हीकल के थ्रू जब उसका माल डिलीवर्ड होता है, डिस्पैच होता है, तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए उसको बीच में जो एक रिसिप्ट पे करनी पड़ती है, जो अमाउंट पे करना पड़ता है, वो यहाँ पर काउंट होती है लॉरी रिसिप्ट में, LR में, जिसे ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट भी कहते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट जो रहती हैं वो कंसाइनर और कंसाइनी के थ्रू के बीच के सारे ट्रांजेक्शन को इसमें मेंशन करती हैं कि हमें कितना भाड़ा यहाँ पे, कितना अमाउंट पे करना है, कितनी रेंट हमें पे करना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस लॉरी रिसिप्ट के अंदर मेंशन रहती है। और ये लॉरी रिसिप्ट की अमाउंट आपस के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कंसाइनर भी दे सकता है, मतलब जिसका माल है, जिसने सामान पहुंचाया है, वो भी पे कर सकता है एडवांस में, और फिर वो एडजस्ट कर लेता है अपनी अमाउंट के साथ में, अपने बिल के साथ में। या फिर जिसने एक्चुअल में गुड को रिसीव करेगा, जो व्यक्ति एक्चुअल में उसका ऑनर होने वाला है, वो व्यक्ति उसके अमाउंट को पे करता है। तो ये डिपेंड ऑन सिचुएशन और कंडीशन रहती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है कि कौन व्यक्ति इस लॉरी अमाउंट को या फिर ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट अमाउंट को पे करेगा। इसे हिंदी यहाँ पर दो नामों से जाना जाता है, लॉरी रिसिप्ट के साथ ही साथ में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट और बिल्टी नंबर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्टी इन द सेंस मतलब हमने जो भी अमाउंट है वो हमने चालान के थ्रू यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे इसको बिल्टी के नाम से, ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट के नाम से, और लॉरी रिसिप्ट इन द सेंस LR के नाम से भी जानते हैं। अब आगे दिया हुआ है यूज़ ऑफ लॉरी रिसिप्ट, इसके क्या यूज़ होते हैं, इसके क्या उपयोग है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लॉरी रिसिप्ट इज डॉक्यूमेंट ऑफ लिटिल टू द गुड, टाइटल ऑफ द गुड, मतलब इस लॉरी रिसिप्ट में दिया जाता है कि हमारा क्या सामान यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। लॉरी रिसिप्ट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फैक्ट एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ रिसीव्ड द गुड्स टू बी डिलीवर्ड, मतलब ये यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट होती है, एक जानकारी दी जाती है, इस लॉरी रिसिप्ट के थ्रू एक नॉलेज दिया जाता है कि इस ट्रांसपोर्ट के अंदर ये सामान पहुँचाया जा रहा है और सामने वाला ये व्यक्ति इसे रिसीव करेगा और इसी जगह पे इस चीज़ को डिलीवर्ड करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। अब लॉरी रिसिप्ट का क्या फॉर्मेट रहता है, तो यहाँ पे कंसाइनर का एड्रेस आएगा, फिर यहाँ पे कंसाइनर को कॉपी रिसीव होगी और यहाँ पे CN डेट, टाइम, चालान नंबर, CN यानी चालान नंबर रहेगा, डेट रहेगी, टाइम रहेगा, व्हीकल नंबर रहेगा, इनवॉइस नंबर और कंसाइनर का CST नंबर। मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले से ही फिल करी जाती है। जब भी हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अपने किसी भी गुड को डिलीवर्ड करते हैं तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन इस ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट में फिलअप करना रहती है। माल किसने भेजा है उसकी डिटेल, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, कौन उसको रिसीव करेगा उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, और उसके साथ ही साथ में कंसाइनर को ये सारी अदर रिस्क को भी कंप्लीट करना पड़ता है। अगर सपोज़ हमें एड्रेस प्रॉपर नहीं मिल रहा है, लोकेशन नहीं समझ में आ रही, तो उसमें टेलीफोन नंबर भी मेंशन रहता है ताकि हम सही जगह पे कांटेक्ट करके प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकें। उसके साथ ही साथ में व्हीकल नंबर, किस गाड़ी के थ्रू हमने माल पहुंचाया उसकी इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर की डिटेल, टाइम क्या है, हमने जब प्रोडक्ट पहुंचाया तो उसका टाइमिंग क्या है, रिसीव करने का टाइम कब है, ये सारी डिटेल इस लॉरी नंबर में या लॉरी रिसिप्ट में मेंशन की जाती है। पैकेजिंग हमने किस तरह से करी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, क्या क्या चीज़ें हमने पहुंचाई है, उसका वेट क्या, उसका रेट क्या, उसकी अमाउंट क्या है, और इंश्योरेंस, अगर किसी तरह की अगर टूट फूट हो जाती, किसी तरह का माल अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए क्या हमें हेल्प कर सकती है, ये सारी डिटेल यहाँ पर लॉरी रिसिप्ट में दी जाती है। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है रेलवे रिसिप्ट यानी जब हम हमारे किसी भी गुड्स को, प्रोडक्ट को रेलवे के थ्रू पहुँचाते हैं, रेलवे का यूज़ करके, रेलवे ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके हम लोग अपने किसी भी प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुँचाते, तो सेम लॉरी रिसिप्ट जो रहेगी पर्टिकुलर वो रोड ट्रांसपोर्ट्स के लिए रहेगी, और यहाँ पे रेलवे रिसिप्ट जो रहेगी वो पर्टिकुलर रेलवे का हेल्प लेने के टाइम पे यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है
The receipt issued by the railway authorized to the consignor of goods to be carried by railway from the booking station to destination and to deliver the same as per instruction as the consignor is called railway receipt. इसको हिंदी में कहा जाएगा, सॉरी शॉर्ट फॉर्म इसका होगा आरआर, रेलवे रिसिप्ट के लिए होगा आरआर। मतलब जब रेलवे का हेल्प लेके, मतलब रेल सुविधाओं का प्रयोग करके जब हम हमारे प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाते हैं, तो जो व्यक्ति माल पहुंचा रहा है, अपने सामान को उसमें रेलवे के थ्रू पहुंचा रहा है, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति के द्वारा, कंसाइनर के द्वारा ये रेलवे फॉर्म का एक फॉर्म भरा जाता है जिसमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है कि ये माल किस किस व्यक्ति के द्वारा पहुँचाया गया है, कहाँ जाएगा और उसका टाइमिंग क्या रहेगा, और सारी इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी। तो गवर्नमेंट रेलवे की तरफ से, रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिसिप्ट उसे इशू की जाती है उसे कहा जाता है रेलवे रिसिप्ट, जिसका हिंदी में शॉर्ट होगा आरआर। अब आगे दिया हुआ है यूजेस ऑफ रेलवे रिसिप्ट। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। सेम है कि इसके अंदर सामान जो हमने पहुंचाया उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। सेंडर एंड सेंडर्स डिटेल, मतलब जो व्यक्ति इसको रिसीव करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, और साथ ही साथ में एक्नॉलेजमेंट रहता है किसी भी तरह की अगर कुछ क्षतिग्रस्त हो जाता है, कुछ माल में खराबी आ जाती है तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। अब आगे दिया हुआ है फॉर्मेट ऑफ रेलवे रिसिप्ट। इसका क्या फॉर्मेट होता है, इसका रेलवे रिसिप्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है रेलवे की तरफ से। अब आगे दिया हुआ है टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्हाट आर द टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसकी क्या क्या, तो सी ऑन डी मतलब कैश ऑन डिलीवरी, फी ऑन बोर्ड FOB। आगे दिया हुआ है कॉस्ट इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट CFC। आगे दिया हुआ है एरर और ओमिशन एक्सेप्टेड E&OE। आगे दिया हुआ है विशुअल इश्यूज डिस्कस इच फ्रॉम अदर डिटेल। अब यहाँ पे COD क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी, यानी जब हम डिलीवरी लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, जब हम रिसीव करते हैं तो उसकी डिलीवरी के टाइम पे ही हम लोग उसकी अमाउंट पे करते हैं। इसका एक एग्जांपल है, आप लोग ऑनलाइन कुछ भी चीज़ें मंगवाते हो और अगर आप एडवांस में अमाउंट पे नहीं करते हो, ऑनलाइन आप अमाउंट पे नहीं करते हो, तो जब वो पार्सल आपके घर पे आता है तो उसकी जब आप डिलीवरी रिसीव करते हो उसी समय आप उसका अमाउंट पे करते हो। तो सेम यही चीज़ होती है कैश ऑन डिलीवरी। मतलब जब भी हम किसी प्रोडक्ट को, किसी पार्सल को रिसीव कर लेते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसी समय उसका अमाउंट हम कैश के थ्रू पे करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है कैश ऑन डिलीवरी। आगे दिया हुआ है फ्री ऑन डिलीवरी। फ्री ऑन डिलीवरी के लिए दिया हुआ है फ्री ऑन बोर्ड। इट इज़ आइटम यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजेक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर ऑफ गुड। मतलब फ्री ऑन डिलीवरी, फ्री ऑन बोर्ड जो रहेगा वो ट्रांजेक्शन रहता है बायर और सेलर के बीच का गुड्स से रिलेटेड। मतलब उस समय ये कंडीशन बताई जाती है कि सेलर सारी तरह की कंडीशंस को, सारी तरह के अमाउंट को एक्सेप्ट करता है, सब तरह के एक्सपेंसेस वो वहन करने के लिए कैपेबल रहता है। तो ये यहाँ पे हमारा काउंट हो जाएगा फ्री ऑन बोर्ड की तरफ से FOB। फिर आगे दिया हुआ है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इंश्योरेंस आपको पता है ये बीमा, फ्रेट यानी भाड़ा, तो CIF कॉस्ट, एक्चुअल में उसकी कितनी कॉस्टिंग है, इंश्योरेंस उसका कितना हुआ है, कितना हमें बीमा प्राप्त हो सकता है कंपनी से किसी भी तरह की कंडीशन क्रिएट होने पर, और फ्रेट यानी उसका भाड़ा हमने कितना दिया है, तो CIF हो गया। आगे यहाँ पर सेम चीज़ दी हुई है एरर ऑन ओमिशन एक्सेप्टेड। एरर ऑन ओमिशन ऑफ एक्सेप्टेड यानी किसी तरह की अगर कंडीशन क्रिएट हो जाती है और अगर माल ख़राब रहता है, कुछ कारण रहता है, तो उसमें हम लोग एक्सचेंज करने के बाद में क्या चीज़ रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। आप सभी लोग वीडियोस ध्यान से देखिए और अपने लर्निंग पे ध्यान दो। किसी स्टूडेंट को अगर इस लेसन से रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम रहती है, या आप शुरू की जो लर्निंग करने पे आपने फोकस करना स्टार्ट कर दिया और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करके अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए और अपना वर्क कंप्लीट कीजिए।